हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंदर हम हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, इस फिजिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब ये होगा कि फिजिक्स क्या होती है, ओके, इसके अंदर इसकी ब्रांचेज क्या क्या आती है, इसका स्कोप कहां तक है, इसमें एक्साइटमेंट क्या है, इसके जो फंडामेंटल लॉज है वो क्या होने वाले हैं, और इसके जो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। और एक आपको पता है कि फिजिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस, तो हम यहाँ पर साइंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। और हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये भी देखने वाले हैं कि फिजिक्स अदर साइंसेस को किस तरीके से हेल्प करती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फिजिक्स एक सबसे बेसिक साइंस है या सबसे फंडामेंटल साइंस अगर हम किसी चीज को माने, तो आप ये कह सकते हो वो फिजिक्स है, जिसको हम फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं। सबसे पुरानी अगर कोई साइंस हम जिसको बोल सकते हैं वो फिजिकल साइंस है, जिसको हम फिजिक्स बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं इसलिए इनको सबसे बेस्ट मैं बोल रहा हूं या सबसे पुरानी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। यह हकीकत में भी है। जब आप इसके बारे में स्टडी करोगे और डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले जिन साइंस के कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत की गई थी तो वो सबसे पहले फिजिकल साइंस के अंदर आते हैं। एक इसका सीधा सा लॉजिक ये भी है कि हम सबसे पहले अपने सराउंडिंग को देखते हैं और मेरे सराउंडिंग में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसमें हम उसका सबसे पहले, आज तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास, लेकिन जब इनिशियल एंशिएंट टाइम की बात करें, जब साइंस की शुरुआत भी नहीं हुई होगी, ये सब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उस टाइम की अगर हम बात करें तो लोगों ने एक मोटा मोटी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट किया होगा, तो वहीं से फिजिकल साइंसेस की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम यहां पर हमारी जो सीरीज चल रही है ये जेईई नीट सीबीएसई फाउंडेशन, और इसका हमारा आज फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमने कर लिया है और आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि फर्स्ट चैप्टर को हम सेकंड चैप्टर के बाद स्टडी करेंगे। उसका रीजन ये था कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है और आपको सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ पता चला है कि साइंस के लिए हम कुछ लेवल का स्टार्ट किया था हमने और कुछ किस लेवल पे हमें काम करना है आगे। ठीक है, आपके जो लेक्चर्स अब और ज्यादा रेगुलर रहेंगे और ज्यादा इंप्रूव तरीके से आएंगे, तो इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमारा सबसे पहला जो इसके अंदर पार्ट है वो है व्हाट इज साइंस, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स भी एक साइंस के ही अंदर आता है। फिजिक्स भी एक टाइप की क्या है, साइंस है। तो हम सबसे पहले ये बात करें साइंस क्या है। तो साइंस क्या है आपको पता है, हम सबसे पहले हमारे आसपास में सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में थॉट्स चलते होंगे। ठीक है, जब थॉट्स चलते हैं तो हमें ये भी थॉट आता होगा कि कोई अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट कैसे बना हुआ है, क्या है उसके अंदर, क्या वो काम आता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम एक किसी भी नए ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जनरल सी एक फीलिंग है हमारी। अगर हम किसी नई बाइक को देखें तो बाइक के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, नई अगर बाइक को हम देखें तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन से ब्रांड की है, हीरो है, होंडा है, यामा है या कोई अदर बजाज है, रॉयल एनफील्ड है। सबसे पहले हम उसका ब्रांड जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो मोस्ट इजीएस्ट थिंग है। फिर हम उसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे उसके अंदर कि उसकी टॉप स्पीड क्या हो सकती है। ठीक है, उसका स्पीडोमीटर चेक करने की कोशिश करेंगे। हमें भले इंजन के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम ये पूछने की बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये कितने सीसी का इंजन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी एक चीज को देखा और हम उसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इस कंडीशन में हम जो कुछ भी उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, जितनी भी हम जानकारी ले रहे हैं, वो एक रैंडम है। ठीक है, किसी ने ब्रांड के पहले उसका इंजन के बारे में जान लिया या पूछ लिया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज रैंडम नॉलेज। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस क्या होता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है और उसको यूज करके हम हमारी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। उसको हम हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कोई ना कोई काम में ले सकते हैं। उसको काम में लेकर हम हमारे लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को इजी बना सकते हैं। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, हमारे पास ये पेन होता है, जैसे मेरे पास तो ये डिजिटल पेन है जो बोर्ड पे काम करेगा। जनरली हम एक ये
जो बॉल पॉइंट पेन होता है, हम इसकी बात करें तो ये पेन भी क्या करेगा, हमें लिखने में हेल्प करेगा। पुराने टाइम जब हम लिखते थे तो एक इंक के अंदर इंक वाला पेन होता था, या उससे भी पहले की बात करें तो हम किसी जो लकड़ी होती है उसको आगे से नुकीला करके बार बार उसके अंदर इंक के अंदर डुबो के हम उसके अंदर लिखना स्टार्ट करते थे। तो लेकिन जैसे जैसे नॉलेज आगे बढ़ा उसके बाद उसको हमने यूज करके हमारी डेली लाइफ के लिए हम अपनी लाइफ को इजी करने की तरफ बढ़ते हैं। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब यहां पर साइंस कहां से आया है, साइंस एक लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है, लैटिन वर्ड है साइंसिया, या साइंटिया बोल दो, साइंसिया बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वर्ड से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये साइंसिया वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, वो है नॉलेज, ओके। और इसका हम हमारे हिसाब से, हमारी तरफ से अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका संस्कृत में जो वर्ड आता है इसका वो आता है शास्त्र। तो शास्त्र का मीनिंग भी क्या है, नॉलेज है। यहां पर साइंस या जो वर्ड है इसका मीनिंग भी क्या है, नॉलेज है, ये यहां से लिया हुआ वर्ड है, ठीक है, ये संस्कृत इसका इक्विवेलेंट है। अब आगे क्या होता है, साइंस सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रीडिंग। जो हमारे पास, हम जिस चीज को साइंस बोल रहे हैं अब ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गया, हम इसको और ज्यादा एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन बोल दी हमने इसके लिए, ठीक है। सिस्टमेटिक नॉलेज है तो सिस्टमेटिक डेफिनेशन बन गई, कैसे, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडम से कोई चीज कहां से उठा ली, कोई कहीं से उठा ली, कोई कहीं से उठा ली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक फर्स्ट सेंटेंस तो आपने बाइक के बारे में लिख दिया, सेकंड दूसरा सेंटेंस आपने किसी बस के बारे में लिख दिया, थर्ड सेंटेंस आपने किसी चेयर के बारे में लिख दिया, फोर्थ सेंटेंस आपने किसी बिल्डिंग के बारे में लिख दिया। ऐसा नहीं, ऐसा कोई नॉलेज नहीं चाहिए और ऐसा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। तो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमिना ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, नेचुरल फिनोमिना का सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज जो कि किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटेशन से आया हो, एक्सपेरिमेंट से आया हो, और उस एक्सपेरिमेंट में भी हमने रैंडम नहीं करके उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व किया है और उसमें सिस्टमेटिक एक्यूरेट रीडिंग ली है। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर साइंस बोल रहे हैं। साइंस की जो डेफिनेशन है कुछ वर्ड्स में हम उसको बांध नहीं सकते, ये मैंने जस्ट एक कोशिश की है कि आपको कुछ एक ब्रीफ हिंट दे सकूं कि साइंस को हम अगर डिफाइन करना है, कोई पूछे हमें, तो कोई छोटा बच्चा पूछे तो हम कैसे साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। इजीएस्ट वे टू डिफाइन सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ आवर सराउंडिंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ये आपके पास क्या हो गया, एक साइंस की छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अदरवाइज अगर देखा जाए साइंस की छोटी में कोई डेफिनेशन नहीं निकाल सकते हम। फिर आता है ओके साइंटिफिक एटीट्यूड। हम साइंस पढ़ तो रहे हैं, हमने आज से साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, आपका 11th क्लास में एडमिशन लेना साइंस के स्टूडेंट बनने का एक फर्स्ट स्टेप है, ओके। तो आप तो कहोगे सर हमने साइंस के बारे में तो हम बहुत अर्लियर क्लासेस, सेकंड थर्ड फर्स्ट क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं, वहां पे भी हम थोड़ा बहुत तो साइंस के बारे में पढ़ाई होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने स्टडी किया है साइंस, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब आपका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होने की ओर आप अग्रसर हो, ठीक है। आपका एक मोटिव हो गया आज से कि आप इसी के अंदर, इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने का अभी आपका मोटिव है। हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल जब आपकी 12th पूरी हो जाएगी उसके बाद आपका क्या एक रोल रहे इसके अंदर, क्या मोटिव रहे, लेकिन अभी के लिए आपका क्या मोटिव है, आप साइंस को स्टडी करो। तो साइंस को स्टडी करने के लिए, जैसे कि कोई साइंटिस्ट बनने के लिए, साइंस को स्टडी करने के लिए आपके सबसे पहले साइंटिफिक एटीट्यूड आना चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, आप बताओ। आप सबसे पहले फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ आप
ओपन माइंडेड होने चाहिए। ठीक है, यहां पर रिजिडिटी काम नहीं करती। ठीक है, क्या फ्लेक्सिबल, मैं ये लिख रहा हूं शायद आपको ये थोड़ा, फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड अप्रोच। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, और आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल ओपन माइंडेड होनी चाहिए, तभी आप साइंस में सक्सेस हो। मान लो सपोज कोई आप एक्सपेरिमेंट करने बैठे हो, ठीक है, और पहले से आपने कुछ सोच रखा है, का यहां तो एक्सपेरिमेंट सही होता ही नहीं है, या इसका तो ये रिजल्ट आने वाला है, उस एक्सपेरिमेंट का कभी भी आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अगर आपने पहले से दिमाग में सोच रखा है इस एक्सपेरिमेंट का तो पर्टिकुलर ये रिजल्ट आने वाला है, उस एक्सपेरिमेंट का वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा आपका थॉट प्रोसेस है। लेकिन सही थॉट प्रोसेस होने से जरूरी नहीं है 100% एक्यूरेट रीडिंग आए, एक्यूरेट उसका रिजल्ट आए, लेकिन वो रिजल्ट एक्यूरेट होने की तरफ होगा, वो ज्यादा सही होगा, ऐसा आप जानना पड़ेगा आपको। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए। जैसे यहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कुछ रिजिडिटी होती है हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, कुछ लोग रात को लेट तक नहीं जाग सकते। ठीक है, तो ये सब एक क्या हो गई, ये एक आपके लिए ऑब्स्टेकल्स हो गई। ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा फ्री माइंडेड होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्री माइंडेड मतलब आप किसी थॉट से, पहले से आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, तो वो जो चीज है ना वो यहां पे काम नहीं करेगी। अगर ऐसा रहेगा तो आप किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा जोर आएगा उसमें। ठीक है, आप उसको इजीली ग्रैब नहीं कर पाओगे, कोई नई चीज यहां पे डेवलप नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। हो सकता है वो थॉट आपके कम्युनिटी से आया हो, रिलीजियस हो, आपके सराउंडिंग से हो, आपकी फ्रेंड सर्कल से हो, या हो सकता है जैसे एनवायरमेंट में आप रहते आए हो आज तक उसके कारण हो। वो सारे थॉट्स आपको निकालने पड़ेंगे, मिथ्स आपको निकालने पड़ेंगे। ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल, तो ये आपका साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए टू स्टडी साइंस फॉर वेरी गुड रिजल्ट्स, एक अच्छे रिजल्ट के कारण। ऐसे तो एक टाइम पास करने के लिए तो लोग साइंस कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने इंडिया में, सबसे ज्यादा साइंस पढ़ने वाले लोग अपने इंडिया में रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास करने वाले लोग होते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। ठीक है, 11 में साइंस ले ली, सोचा अच्छा स्कोप होगा, बाद में पता चला यहाँ तो टफ है मामला, मुश्किल है मामला, फिर धीरे धीरे पास होने के लिए पढ़ने लगे। ऐसा नहीं करना है, फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, और लेबोरियस भी होना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर है साइंटिफिक, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी थ्योरी के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिफिक मेथड्स है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करने के लिए हो सकता है आप कोई पहले का कोई थ्योरी दी हुई हो, पहले का कोई एक्सपेरिमेंट पहले से किया हुआ हो, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। हो सकता है आप नया कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, नई कुछ चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आपको स्टडी करना है। तो दोनों ही केस में आपके पास साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम कोई काम कहीं से करो। अभी बताया था ना एग्जांपल, एक इंफॉर्मेशन लैपटॉप के बारे में, दूसरी बाइक के बारे में, तीसरी बस के बारे में, चौथी ट्रक के बारे में, पांचवी किसी बिल्डिंग के बारे में, छठवीं किसी चेयर कुर्सी के बारे में। तो ऐसा नहीं, एक उसका मेथड प्रॉपर, उस मेथड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जब भी हम साइंस के लिए कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ भी हम चीज को नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किससे होना चाहिए? एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, आप अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी चीजों की जिनको आप खुद चेंज कर सकते हो, उनको अलग अलग कंडीशंस के अंदर आप उसकी रीडिंग लेते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो कि क्या वेरिएशन आ रहा है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उस जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो आपने नोटिस किया, वहां से उस एक्सपेरिमेंट को यूज करके आप कुछ उसका क्वालिटेटिव या कुछ क्वांटिटेटिव रीजनिंग तैयार कर सको। क्या क्या बोला मैंने? कुछ क्वालिटेटिव या कुछ क्वांटिटेटिव आप उसकी रीजनिंग तैयार कर सको, ऐसा करना पड़ेगा। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कितना उसकी क्वालिटी, आपने जो रिजल्ट मिले हैं आपको, वो क्वालिटी के लिए कितने अच्छे रिजल्ट्स है। क्वांटिटी मतलब वो नंबर्स में कितना ज्यादा। अब देखो, इन चीजों को मैं डिफाइन करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं।
सपोज आपकी स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 10th क्लास की 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। अब एक प्रकार का एक स्कूल का तो रिजल्ट ये आ रहा है 100 के 100 बच्चे पास हो गए, और सभी बच्चों के जो परसेंटेज है वो आ रहे हैं 45 से लेकर 60 के बीच में सारे बच्चों के रिजल्ट हो गया, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज 45 है, उससे भी 2-4% कम मान लो, और मैक्सिमम कितने आए हैं वहां पे 60% आए हैं। तो क्वालिटेटिवली अगर हम क्वांटिटेटिवली अगर देखें, स्कूल के सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है, स्कूल का पीछा छुड़ा, ठीक है, कोई स्कूल को दोष देने के लिए नहीं आएगा, सारे के सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है, सब खुश हो गए एक तरीके से, ये मान लो, ठीक है, खुश तो क्या है लेकिन मान लो, ठीक है, आजकल इतने परसेंट कम मानने लग गए लोग, इसलिए कह रहा हूं। फिर एक स्कूल है उसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है, उसके 10 स्टूडेंट्स 90 प्लस आ गए, 90% से ज्यादा परसेंटेज आ गए 10 स्टूडेंट्स के। 10 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनको 80 से 90 के बीच में आ गए। फिर 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 70 से 80 के बीच में आ गए। और फिर जो रिमेनिंग 70 स्टूडेंट्स है, जो रिमेनिंग स्टूडेंट उनके मान लो 60 के मान लो 30 स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जिनके 60 प्लस आ गए, और जो रिमेनिंग है 40 स्टूडेंट वो सारे के सारे क्या हो गए, पास हो गए। तो पास तो यहां पर भी हुए हैं, पास तो यहां भी हो रहे हैं और पास यहां भी हो रहे हैं, लेकिन आपको खुद को पता चल रहा है क्वालिटेटिवली अगर हम देखें तो कौन सा रिजल्ट अच्छा है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये वाला रिजल्ट अच्छा है, बढ़िया है। तो हम यहां पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम कोई पेरेंट्स आपसे पूछेगा, कोई आदमी सोचेगा मुझे किस स्कूल में एडमिशन लेना है, आप ऑब्वियसली ये सेकंड वाली बताओगे क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी देखें बराबर है, ये भी 100 के 100 पास है, ये भी 100 के 100 पास है, कोई फेल नहीं हुआ। तो ये चीजें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग देखते हैं। फिर जो भी हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखे हमने, जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली है, उन ऑब्जर्वेशंस को यूज करके हम वहां पर एक उस एक्सपेरिमेंट का या जो कुछ भी हम वहां पे कर रहे हैं उसका एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल। जैसे आपने देखा है ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू क्या है, आई आर। तो ये एक इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मैथ्स में थोड़ी किया था, उसने तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखा था, ठीक है, उसको उसने पहले थ्योरी में डिफाइन किया होगा, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके रिजल्ट आया। लेकिन ये क्या, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, तो आप उसको मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जाता है उसके बाद। फिर जो आपके पास जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पे आप बताते हो कि वहां पर कुछ वही ऑब्जर्वेशंस आए हैं जो पहले से आते जा रहे हैं, पहले से वही ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, आपके भी सेम ऑब्जर्वेशन आए, तो आप क्या कहोगे, ठीक है चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है वैसा काम हो गया, ठीक है सब कुछ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई नई ऑब्जर्वेशन आए, आज तक 100 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उनका अलग ऑब्जर्वेशन आ रहा है, आपने किया आपका अलग ऑब्जर्वेशन आ रहा है, आप बार बार कर रहे हो, बार बार आपका अलग ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है, आपने जितनी गलतियां थी सारी हटा दी, फिर से आपका वही ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो आप क्या सोचते हो, नहीं, जो लोग पहले आज तक जिन्होंने किया है उन्होंने गलत तरीके से किया होगा, मेरा तो सही आ रहा है। फिर आप उसको 2-4 लोगों को दिखाओगे, ठीक है, जो आपसे सीनियर लोग हैं, तो उनसे क्या हुआ, वहां पर आपके दिमाग में ये चलेगा यार कुछ तो अलग है, ठीक है, कुछ तो नया है। तो कुछ तो नया होगा तो क्या होगा, प्रिडिक्टिंग न्यू फिनोमिना, आप नए फिनोमिना को वहां से जन्म दोगे। कैसे, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रीजनिंग लगाई, मैथमेटिकल मॉडल बनाया, और उस मैथमेटिकल मॉडल भी नया आ रहा है, अलग आ रहा है, तो आपने सोचा कि यहां पर कुछ ना कुछ नया फिनोमिना आया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लाइट, किसी भी लिक्विड के थ्रू लाइट पास तो हमेशा से ही हो रही थी, लेकिन जो अपने इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से देखा। जो लाइट लिक्विड के थ्रू पास हो रही है उसको अलग तरीके से देखा, ठीक है, उनको अलग ऑब्जर्वेशन हुआ उस चीज को। वो ऑब्जर्वेशन भी हर कोई नहीं कर सकता, अगर उनकी जगह मान लो आप होते, मैं होता, तो शायद वो कर ही नहीं पाते ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहां पर अलग ऑब्जर्वेशन की, तो उनको वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट दिया, वहां पे जो पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू लिक्विड, तो वहां पर रमन स्कैटरिंग आया, ठीक है। तो उसके लिए उनको
नोबेल प्राइज मिला। तो इस तरीके से मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया है। तो एक न्यू फिना का प्रिडिक्शन हुआ वहां पे, ठीक है, न्यू फिनोमिना का प्रिडिक्शन हुआ। और अब फिर आपने क्या किया, उस नए फिनोमिना की हेल्प से अगर जरूरी लगे, ऐसा नहीं कि हर बार हो बस अपन ने अब तो हमने नई साइंटिफिक खोज कर ली, ऐसा नहीं, अगर जरूरी लगे, अगर आपके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट पहले की दी हुई थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो आप वहां पर उस थ्योरी को या तो मॉडिफाई करोगे या फिर आप नई थ्योरी लेकर आओगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ओम्स लॉ। अगर आप मेटल वाले कंडक्टर लेते हो, मेटल वाले कंडक्टर कौन से हो गए, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये एलॉय हो गया कोई भी, और ये आपके कंडक्टर हो गए, इनके लिए अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके लिए कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एलईडी हो गया, जो एलईडी अपन लगाते हैं ना, जो लाइट वाली एलईडी होती है उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एलईडी हो गया। अब एलईडी के लिए अगर आप इसका इक्वेशन लगाओगे तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। एलईडी के लिए ये वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी। जो हीटर वाली रोड होती है ना, उसके लिए इक्वेशन काम करेगी। ये बल्ब होता है ना आपके, जो 100 वाट का, 200 वाट का, 100 वाट का जो बल्ब, उसके लिए ये काम करेगी। ठीक है, फ्रिज के लिए, एसी के लिए, इन सब के लिए काम करेगी। लेकिन एलईडी जो होती है उसके लिए ये वाला इक्वेशन काम क्यों नहीं करेगा, आगे देखेंगे, आपको पता चलेगा। 12th क्लास की एक चीज है भाई, ये काम नहीं करेगा। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, नई थ्योरी और नई चीज उसमें वहां पर उन्होंने दिए कि भाई ये जो ग्राफ है ये एक्सेप्शन है, इसके लिए काम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज और, जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, बल्ब के लिए भी काम नहीं करती है ये, बल्ब के लिए भी ये काम नहीं करती है। छोटी सी रेंज में शुरुआत में करती है और बाद में जाकर भूल जाती है। फिर इसको बोला तू अलग है हम अलग है। ठीक है, कौन, बल्ब वाले केस में बता रहा हूं, करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा मैंने बता दिया था। देन है साइंटिफिक थ्योरी, थ्योरेटिकल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी, ये साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है पहले तो ये बात करेंगे, फिर थ्योरेटिकल मॉडल और एक्सपेरिमेंट, इनमें क्या रिलेशन है। देखो, साइंटिफिक थ्योरी तो अगर आप सिंपल सा ये समझ लो कि कुछ एक से ज्यादा लॉस का सेट जो हो जाएगा वो साइंटिफिक थ्योरी हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 रूल्स है, साइंटिफिक लॉज है, उनको एक सेट में बना दें और वो लगभग सिमिलर सी चीजों को, एक पर्टिकुलर फिनोमिना को, एक पर्टिकुलर चीज को अगर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम उसको साइंटिफिक थ्योरी दे दिया। ठीक है, जैसे हमने एक बात बता दी कि बिग बैंग थ्योरी, तो वो एक साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है, तो एक मैंने जस्ट मोटा मोटी एग्जांपल लिया है। तो जो भी 2-3 सेट ऑफ रूल्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी हैं, 2, 3, 4 जितने भी सेट ऑफ रूल्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम कुछ जो थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी हुई, किसी साइंटिस्ट ने नई थ्योरी दी है तो उसके ऊपर थ्योरेटिकल मॉडल बनता है। अब उस थ्योरेटिकल मॉडल और एक्सपेरिमेंट, इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो, जैसे कोई भी नई थ्योरी आएगी तो वो एक मॉडल तैयार होगा, थ्योरी आएगी उसके अनुसार। मॉडल मतलब जरूर नहीं है कोई फिजिकल मॉडल ही बने, फिजिकल ऑब्जेक्ट ही बने, हो सकता है हमने अपने दिमाग में कोई एक मॉडल या प्रोटोटाइप बनाया होगा। ठीक है, चलो, अब उस प्रोटोटाइप की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो भी हमने प्रोटोटाइप बनाया उस प्रोटोटाइप की हेल्प से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वो जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है, अगर उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहा, अगर एक्सपेक्टेड रहा तो वो मॉडल या प्रोटोटाइप सही है, बिल्कुल सही। ओके, चाहे आपने नया प्रोटोटाइप सोचा हो या फिर आपने पहले से किसी चली आ रही साइंटिफिक थ्योरी का एक्सपेरिमेंट किया हो। ठीक है, तो वो मॉडल क्या है, सही है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया, डिफरेंट आ गया आपका रिजल्ट, आपने सोचा उससे अलग आ गया, ठीक है, बार बार अलग आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, अगर डिफरेंट आया है तो आप नई थ्योरी दोगे।
ठीक है, न्यू थ्योरी दोगे, डिफरेंट रिजल्ट लीड्स टू न्यू थ्योरी। न्यू थ्योरी फिर से क्या करेगी, एक नए प्रोटोटाइप को जन्म देगी या एक्सपेरिमेंट बनाएगी। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, और अब एक्सपेरिमेंट होगा तो फिर से दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट है ओके, छोड़ो इस बात को, यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर फिर से रिजल्ट डिफरेंट है तो फिर से न्यू थ्योरी, और न्यू थ्योरी फिर से न्यू एक्सपेरिमेंट से फिर से अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो खत्म, अगर डिफरेंट है तो फिर न्यू थ्योरी। ये साइकिल कंटिन्यू चलता जाता है जब तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड और पुराने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आते हैं तब तक। या देखो, रिजल्ट एक तो रिजल्ट आ रहा वैसा है, एक दूसरा एक भी आप उतना ही देख पा रहे हो, ये भी एक डिफरेंस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो आपने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, ठीक है, अब एटॉमिक मॉडल के बाद एक्सपेरिमेंट किसने किया, वो एक थ्योरी था, अभी एटम ने आज तक नहीं देखा किसी ने, तो उस टाइम पर जे थॉमसन ने थोड़ी देख लिया था एटॉमिक मॉडल, नहीं देखा था, उसने थ्योरी दी थी। ठीक है, उसने एक्सपेक्टेशन की थी कि ऐसा होगा, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है, डिफरेंट आया। अब वो जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उसको उसने कैप्चर भी तो किया, ठीक है, तो उसने नई थ्योरी या नया मॉडल दे दिया। थ्योरी मॉडल एक ही बात है, ठीक है, उसने एटम का न्यू मॉडल दे दिया, रदरफोर्ड मॉडल बोलते हो जिसको, न्यूक्लियस वाला मॉडल बोलते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी एक्सपेरिमेंट को नील्स बोर ने किया आगे, नील्स बोर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करने लगा, तो नील्स बोर को वहां पर कुछ और चीजें नजर आने लगी। अब और चीजें नजर आने लगी, जरूरी नहीं वो सबको आए, नील्स बोर को आने लगी, तो नील्स बोर ने एक्सपेरिमेंट किए, रिजल्ट एक्सपेक्टेड भी आया लेकिन कुछ साथ में डिफरेंट रिजल्ट भी मिला उसे, तो फिर उसने उसको फिर से नया मॉडल दे दिया। मेनली मॉडल अभी रदरफोर्ड का ही चल रहा है, लेकिन उसने नील्स बोर ने उसके अंदर कुछ करेक्शन कर दिया, ठीक है, उसने अपनी तरफ से कुछ और जोड़ दिया, तो वो एक अच्छा मॉडल हो गया। और भी फिर नील्स बोर के बाद भी लोग आए, अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं लेकिन उसके बाद भी लोग आए हैं, उन्होंने भी एक अच्छे उसमें और इंप्रूवमेंट्स दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक जनरली आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से हमारे पास जो साइंटिफिक मॉडल, साइंटिफिक थ्योरी से बनता है थ्योरेटिकल मॉडल, और फिर उससे बनता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो फिर से नई थ्योरी को जन्म देता है, या पहले वाली को ही फिर से कंफर्म करता है, या तो पहले वाली कंफर्म है या नई जनरेट होगी, फिर से नई जनरेट होगी तो नया मॉडल बनेगा, फिर नए एक्सपेरिमेंट होंगे, फिर या तो उसको कंफर्मेशन मिलेगा या नया मॉडल जनरेट होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। आपको पता है कितना साइंस ने डेवलपमेंट किया है, कितनी छोटी सी, जब हम कुछ नहीं जानते थे वहां से लेकर आज तक हम इतना सब कुछ समझते आए हैं, तो आप सोचो कितने एक्सपेरिमेंट हुए होंगे और कितनी बहस हुई होगी लोगों की। फिर हमारे पास है साइंस, तो हमने पढ़ ली, साइंस होती कितने टाइप की है, ठीक है। साइंस को मेनली सबसे मोटा मोटी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है इसका लिविंग साइंस, दूसरा पार्ट है इसका नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस में जो जीवित लोगों के लिए, जो लाइव जो लोग हैं, ठीक है, जिनकी एज होती है, एज बढ़ती है, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वो तो हो गया बायोलॉजिकल साइंसेज। वो किस में आ गए, लिविंग साइंस को हम बायोलॉजिकल साइंसेज भी बोलते हैं। इनको बायोलॉजिकल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये लिविंग साइंसेज में आ गया। अब लिविंग साइंसेज में पहला है बॉटनी। देखो इसके दो तो मेन प्रोग्राम है, ठीक है, दो तो मेन ब्रांचेज है इसकी। कौन कौन सी, बॉटनी है एक तो, बॉटनी का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनके बारे में स्टडी करें, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी, ठीक है। दूसरा है जूलॉजी,
ठीक है। ये जूलॉजी जो एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जो स्टडी है वो बॉटनी, एनिमल्स के बारे में जो स्टडी है वो जूलॉजी। ये दो इसके मेन कंपोनेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद और भी अदर कंपोनेंट है, कौन कौन से आ गए? एंटोमोलॉजी, ठीक है। फिर ये एंटोमोलॉजी, फिर है ये शायद इसके है जो आपके पास ये जो कीड़े मकोड़े का साइंस होता है ना, वो है ये, ठीक है, इंसेक्ट्स का। फिर है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस के बारे में स्टडी करें, वो एंथ्रोपोलॉजी। ये ऑर्निथोलॉजी, ये शायद उसका है जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करें, वो है। इन दोनों में आप कंफर्म कर लेना ये कौन सा है, इन मेरे कंफ्यूजन है। ये शायद इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में है, ये बर्ड्स के बारे में। फिर है फॉरेंसिक साइंस, जो क्रिमिनल्स वगैरह के बारे में स्टडी करता है, वो फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है। उनके बारे में भी तो स्टडी करनी पड़ती है, तभी तो हम उनसे छुटकारा तो क्या, हम उनको कम कर सकते हैं, उनको सजा दिलाई जा सकती है, ठीक है। और अगर किसी सोसाइटी में क्रिमिनल्स को अच्छी सजा मिलती है, अच्छी मतलब जितनी हो सकते उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ओके, तो जितनी सजा मिलती है वो सोसाइटी उतनी डेवलप्ड मानी जाती है। ऐसा नहीं छोटे से अपराध की तो बड़ी सजा और बड़े क्राइम की, बड़े अपराध की छोटी सजा, ऐसा नहीं, जितना जैसा उसका क्राइम होता है उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास लिविंग साइंसेस के बारे में आ गए। मेनली कौन सा है? बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर ये चार आपकी इसके छोटे पार्ट भी है। फिर हम बात करते हैं नॉन लिविंग साइंसेस, ठीक है। नॉन लिविंग साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करती है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है, ठीक है, चीजों के बारे में स्टडी करती है, उसके बारे में क्या हो गया? नॉन लिविंग साइंस हो गया। यहां पर भी दो मेन ब्रांचेज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं। देखो, मेन ब्रांच होने का और नॉन मेन ब्रांच होने का या सप्लीमेंट्री ब्रांच होने का मतलब क्या है? मेन ब्रांच का मतलब यह है हम बेसिक जो लॉज होते हैं, जो जनरल जो लॉज होते हैं, वो इन दो साइंस में निकलते हैं, इनमें आते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनके अंदर लॉज होते हैं, फिर इनका यूज हम इनके से निकलने वाली प्रॉपर्टीज, इनसे निकलने वाले रिजल्ट्स हम इन साइंसेज में यूज करते हैं। समझ आया? और वो आप देखोगे भी। फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिकल साइंस क्या आ गई? फिजिक्स आ गई, ठीक है। दूसरी केमिकल साइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। फिर जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब फिजिक्स, जो अपने फिजिक्स तो ये हो गया, इसके बारे में पूरा ही पढ़ना है। केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूं मैं आपको। केमिस्ट्री होती है जो किसी ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करे, ठीक है। कोई आपके पास द्रव्य, कोई क्या हो गया, सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो स्टडी करेगा वो हम साइंस के अंदर करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है जियोलॉजी। जियोलॉजी अर्थ साइंस भी बोलते हैं इसको। अर्थ के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में, अर्थ का जो कोर है उसके बारे में जहां पे हम स्टडी करते हैं वो क्या होती है? जियोलॉजी होती है। फिर ओशिनोलॉजी होती है। ओशिनोलॉजी मतलब हो गया आपके समुद्र विज्ञान हो गया एक तरीके से, जो हम इसके बारे में, ओशियंस के बारे में, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सी के बारे में स्टडी करते हो, ओशिनोलॉजी हो गया, ठीक है। फिर है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो भविष्य के बारे में जहां पर हम स्टडी करते हैं, जो होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपके जो ये अपन प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, जो नेचुरल सैटेलाइट होता है ना, चंद्रमा जिसे मून जिसे हम बोलते हैं, उनको उसकी पोजीशंस को कैलकुलेशन करके वो फ्यूचर की कुछ बातों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये अपना अपना बिलीफ होता है, कोई माने नहीं माने। फिर है एस्ट्रोनॉमी, जो हम साइंटिस्ट लेवल पे इन चीजों को, प्लैनेट्स के बारे में, अदर सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जहां पे स्टडी करते हैं, वो किस में आ गई? एस्ट्रोनॉमी के अंदर आ गए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में जहां पे हम स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी आ गया। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम क्या है? उनकी केवल पोजीशंस देखते हैं और उन पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको फ्यूचर को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या होने वाला है, क्या है, ये अलग अलग चीजें। अब साइंस के बारे में तो पढ़ लिया। अब साइंस के बाद हमारे पास है कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि हमें तो मेनली फिजिक्स में देखना है, फिजिक्स के यूज करना है। तो फिजिक्स क्या होती है ये देखो। व्हाट इज फिजिक्स? इतनी देर से हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे
उसका मेन मकसद क्या था? यहां तक पहुंचना था। ठीक है, उसका मेन मकसद क्या था? यहां तक पहुंचना था। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब आप बताओ फिजिक्स क्या है? केमिस्ट्री के बारे में बता दिया आपको, जियोलॉजी के बारे में बता दिया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता दिया, ओशिनोलॉजी के बारे में बता दिया। और हाँ, जो मैंने आपको यहाँ पे ब्रांच लिख के बताई है ना इस वाली स्लाइड में, इतनी नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज होती है, लेकिन जनरली मोटा मोटी इतनी आती है। ये दो मेन है, बाकी सारी सप्लीमेंट्री है, बाकी सारी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट करती है। फिर ये इधर ये दो मेन है, ये बाकी सारी इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ उधर फिर एक कुछ चीजें इनमें भी डिपेंडेंट होती है, ऐसी बात कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं खींची हुई। तो जो फिजिक्स है ये, इसका मतलब क्या है यहां पर ये देखते हैं। तो फिजिक्स जो वर्ड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस वर्ड से है। फ्यूसिस बोल सकते हो, फ्यूजिस बोल सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग ये बोलते हैं ये यहां से नहीं बल्कि इस वर्ड से आया है, फिजिका। ये तीनों, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं मैंने, ये सारे किसके बताते हैं? ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के बताते हैं। ठीक है, और इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग होता है नेचर। ओके, नेचर। और इसका जो मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। इसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये वाले दो शब्द फ्यूसिस और ये है फिजिका, यहां से निकल के बना है फिजिक्स। ठीक है, अब इस वर्ड के अंदर ही इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, साइंस के बारे में मैंने क्या बोला था कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ आवर सराउंडिंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ओके, एंड कीन रीडिंग, एकदम बहुत एब्सोल्यूट रीडिंग के साथ। और इसका मतलब है, फिजिक्स का मतलब है क्या? इसका मतलब यहां पे हो गया कि नॉलेज ऑफ नेचर, ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है ना, इसको आपको ये देखना है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we deals with the study of नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। यहां पर हम जो नेचर है हमारे पास, नेचर मतलब वही सराउंडिंग आ गई, इसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच, और इसको एब्सोल्यूट ओल्डेस्ट भी बोल सकते हैं हम। ओल्डेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट है ये स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए बाद में स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट या सबसे पहली साइंस या कोई भी स्टडी अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ है? फिजिक्स स्टार्ट हुई है। यह अलग बात है, पहले फिजिक्स साइंस की तरह नहीं पढ़ी जाती थी। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो जो कुछ भी स्टडी होता था वो एक फिलोसॉफी की तरह स्टडी होता था। ठीक है, पहले ये सब किस में आते थे? फिलोसॉफी के अंदर आते थे। ठीक है, लेकिन इनके बाद जब हम अगर इनके एविडेंसेस को देखें, इनकी फैक्ट्स को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पुरानी जो स्टडी है वो किसमें? फिजिक्स को स्टडी करते हुए आ रहे हैं लोग। इसलिए नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो फिजिक्स सबसे पुरानी होगी, ऐसा नहीं है। फिजिक्स रियल में सबसे पुराना सब्जेक्ट है, एकेडमिक सब्जेक्ट है, जो लोगों खुद पढ़ते हैं और लोगों ने दूसरों को भी पढ़ाया है, नॉलेज भी दिया है। ठीक है, देखो एक जनरल सी बात है, इसको मैं एक लॉजिकल तरीके से अगर हम देखें तो कोई बहस का मुद्दा नहीं, जस्ट लॉजिक बता रहा हूं कि हम अगर देखें तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, जब पैदा हुआ है वो सबसे पहले क्या देखता है? सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को देखना स्टार्ट करता है। तो जब
जब जो हम आदमी जो थे, जब बंदर की फॉर्म में आए थे, बंदर से आदमी कन्वर्ट हो रहे थे, तो हम एक, हमारा दिमाग तो वही बच्चे जितना ही होता होगा उस टाइम पे, शायद ऐसा मानता हूं मैं, ठीक है, ऐसा सोचता हूं मैं। तो सबसे पहले क्या देखेगा वो? सबसे पहले अपने आसपास में बाहर आने वाली चीजों को देखेगा वो, ठीक है, खुद को भी नहीं देखेगा इतना जल्दी। वो सबसे पहले बाहर वाली चीजों को देखेगा और उनको नोटिस करेगा उससे क्या होने वाला है। मान लो पत्थर मिला उसको, सबसे पहले उस पत्थर को उठा के मारेगा जोर से, ठीक है। हो सकता है खुद के लग जाए, हो सकता है दूसरे के लग जाए, हो सकता है कहीं उस पत्थर का मारेगा तो कुछ ना कुछ वेरिएशन है, गड्ढा हो गया मान लो, ठीक है। किसी मान लो कोई एक प्लेन चीज पर पड़ा, कट गई हो वो, तो वो उसको धारदार हथियार बनाने काम में ले लिया उसी को, ठीक है। उसी से उसने पत्थर बना, पहिए बना लिए। तो वो सारी चीजें वो ऐसे धीरे धीरे आगे डेवलप होती गई, इसलिए। और बाकी जो है ना, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, और ये तो बहुत बाद में आए हैं। ये तो आदमी काफी कुछ कर लिया उसने, काफी कुछ डेवलपमेंट कर लिया, उसके बाद में आए हैं। बाकी तो सब कुछ, अब लैंग्वेज तो जानवरों की भी तो होती है ना, ठीक है, उनकी भी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज लिखना थोड़ी जानते हैं। वो उस लैंग्वेज को लिखते थोड़ी है कि दो कुत्ते आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो लिखते थोड़ी है। हम इंसान लिखते हैं, ये अलग बात है। हम अगर कुत्तों की तरह बात करने लग जाएं तो अलग चीज है, लेकिन ऐसी बात है। देन उसके बाद क्या है, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेज हो रहे हैं। फिजिक्स को फिर से लोगों ने क्या, हर ब्रांच, हर एक साइंस अपने अंदर फिर से डिवाइडेड है। तो वो कौन कौन सी है वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहले है क्लासिकल फिजिक्स, और उसके बाद इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इसको एक और तरीका आप बता सकते हो, ये जो काम करती है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती है। जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो स्टडी करती है हम जिस साइंस की ब्रांच में, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मानते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। और ये एक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स, इसकी जो क्लासिकल फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट क्या है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन है, फोर्स है, प्लैनेटरी मोशन है, इन सब के बारे में, प्लैनेटरी मोशन में लगने वाले फोर्सेज जो है उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मोशन, कॉज ऑफ मोशन, थर्मो ना, ये सब के बारे में हम जो स्टडीज है वो मैकेनिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। उसमें गाड़ियों की मोशन आ गई, ट्रक्स की मोशन आ गई, व्हीकल्स की आ गई, हमारी मोशन आ गई, ठीक है। हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर फेंक रहे हैं तो हमने कितना फोर्स लगाया है, कितनी दूर वो जाएगा, ये पार्ट आ गया मोशन का, ठीक है। हम कैसे चलते हैं, हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ठीक है। रोटेशनल मोशन होता है, जो पंखा चला रखा होता है अपन ने घरों में, उसकी जो मोशन है, ये सब चीजें जो आती है मूवमेंट के बारे में, फोर्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी हम जहां पे करते हैं वो क्या होता है, मैकेनिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट का नेचर और लाइट के फिनोमिना के बारे में हम जहां पे स्टडी करते हैं वो क्या होती है, ऑप्टिक्स होती है, ठीक है। जैसे लेंसेज के अब इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ गए, ठीक है। लाइट का नेचर क्या है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। इसकी स्पीड क्या है, 3 × 10⁸। स्पीड क्या होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। इसका नेचर हो गया, ठीक है। इसके फिनोमिना रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये सब जो स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स के अंदर, टेलीस्कोप, लेंस, माइक्रोस्कोप, ग्लासेस, इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिक्स हो जाती है वो। फिर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट, टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स होती है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, एक तरीके से ये मान लो कैलोरीमेट्री जो आ गई, ठीक है। फिर इसके अंदर जो इंजन हो गए, स्टीम इंजन हो गए, डीजल इंजन हो गए, पेट्रोल इंजन हो गए, ठीक है, इन इंजन की एफिशिएंसी हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, टेम्परेचर और हीट के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी
जहां पे हम मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक apparatus, इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज, अप्लायंसेज, इनके बारे में जहां स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गए, मैग्नेटिक फोर्स हो गए, इनके बारे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ये सारी वो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है जिनको हम खुद देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, इनके बारे में होता है ये काम। फिर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हम क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही होता है, ठीक है। इस क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, हम पहले जो मॉडल लिया था एटम्स का, वो मॉडल हमने क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से यूज किया था, उसको सोल्व किया था, जो रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन आगे धीरे 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 और एडवांसमेंट होता गया, तो पता चला इसको क्लासिकल फिजिक्स से केवल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ पार्टिकल ऐसे होते जो पार्टिकल भी होते हैं, वो वेव की तरह भी काम करते हैं, तो ऐसे चीजों को क्लासिकल फिजिक्स में सोल्व नहीं हो पाए, तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स को काम में लिया। यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन की बात हो, इलेक्ट्रॉन आपने सुना पार्टिकल, लेकिन वो वेव की तरह भी होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ोगे, फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी करते हैं। यहां पर होता है ना, एटम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फिर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, सब कुछ को मिलाकर एटम बोल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो सेंटर में कौन बचेगा, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बचेगा, तो उसको बोलते हैं, जो इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जो स्टडी करता है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जो स्टडी करता है, न्यूक्लियर बम के बारे में जहां पे स्टडी करते हैं, वो होती है न्यूक्लियर फिजिक्स, और वो भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आती है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पहले स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कुछ कॉन्सेप्ट जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स की तरह ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हम, तो हमें पता चला कि क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आने वाली प्रॉब्लम्स है, जो आने वाले फिनोमिना हो रहे हैं, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है, और अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से, एलईडी हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, आप जो बात करते हो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, होता है ना, आपके मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं, माइक्रोफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। तो इनके बारे में, इनके बनाने के बारे में जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। फिर एक इसकी मॉडर्न की ही एक मॉडर्न ब्रांच ही है रिलेटिविटी। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है, इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि ये इसके ऊपर, ये है तो पार्ट नहीं फिजिक्स का ही, मॉडर्न में ही, लेकिन इसमें क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं होती, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत नहीं होती यहां पे। ये है थ्योरी ऑफ इनवेरियंस। थ्योरी ऑफ इनवेरियंस के बारे में स्टडी करते हैं, वो रिलेटिविटी है। हम बोलते हैं ना, हमने कई बार बातों में किसी से फेंकू स्थान से किसी ना किसी से सुना होगा, तो अगर हम लाइट की स्पीड से अगर ट्रेवल करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो दिखना, वो उसकी लाइफ कम हो जाती है, वो उसके लिए टाइम डिक्रीज हो जाता है, ये सब होता है ना, ये सही बात है। वो डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, वो तो स्टडी करने पर ही पता चलता है। लेकिन रिलेटिविटी बोलते हैं उसको, आप ये कॉलेज के लेवल पे पढ़ोगे, अगर आपको पढ़ना होगा ये, ठीक है। जो स्टेशनरी जो बॉडी होती है ना, उसका मास कम होता है, और जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल का मास ज्यादा होता है। तो ये भी एक तरीका है, ये रिलेटिविटी के अंदर ही आता है, रिलेटिविटी बताते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे फिजिक्स की इतनी ब्रांच है। अब एक और आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को कहां पर हम काम करें, कंप्यूटर साइंस टाइम टाइम पे लोगों ने अलग अलग जगह स्टडी करी है, ठीक है। कुछ लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी करते थे। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी होती थी, लेकिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग कर दिया। फिर कंप्यूटर जो है वो भी इलेक्ट्रिकल साइंस में स्टडी होता था, या इलेक्ट्रॉनिक फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी होने लगा। लेकिन अभी क्या है, कंप्यूटर साइंस भी अलग ही ब्रांच बना दी लोगों ने, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन लिविंग साइंस। अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये क्या है, नॉन लिविंग साइंस यहां पर आएगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर साइंस ये नॉन लिविंग साइंस में आएगा। और जो मैथमेटिक्स आएगा वो भी यहां पर ही आएगा, नॉन लिविंग साइंस के अंदर ही
आएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, साइंस और उसके प्रॉपर्टीज और उसकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया है, और हमने फिजिक्स को स्टडी किया है, इंट्रोडक्शन फिजिक्स को स्टडी किया है, और इसकी ब्रांचेस के बारे में हमने आज स्टडी किया है। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के, और अंदर जाएंगे हम, फिजिक्स का और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं आया हो तो आप हमें सजेशन बताएं कि क्या इसमें कमी रह रही है, हम इसको और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।